गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज और कल हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे और पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट लेसन नेशन बिल्डिंग के ऊपर हम लोग एक वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं। सेकेंड वीडियो में आज हम पार्टीशन को समझेंगे। ठीक है, पार्टीशन क्या है? पार्टीशन जो ब्रिटिश इंडिया था, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के दो हिस्सों में डिवीज़न को हम पार्टीशन कहते हैं। ठीक है, कौन से दो हिस्से थे, कौन से दो हिस्से बने? एक इंडिया बना, एक पाकिस्तान बना। का 14 और 15 अगस्त 1947। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बिना हम डिसाइड नहीं कर सकते कि एक्चुअली कैसे क्या क्या हुआ। तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटले ने लॉर्ड माउंटबेटन को अपॉइंट किया और उन्हें ये काम दिया कि जून 1948 तक किसी भी हालत में जो पावर है वो इंडियंस को दे दी जाए। ठीक है, पावर किस चीज़ की? पावर टू ऑपरेट अ कंट्री। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने एक प्लान दिया जिसे हम पार्टीशन प्लान कहते हैं। ठीक है, पार्टीशन प्लान क्या है? पार्टीशन प्लान में उन्होंने बताया कि कौन कौन से स्टेट्स पाकिस्तान को दिए जाएंगे, कितना कितना हिस्सा इंडिया में रहेगा। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ? बहुत ज़्यादा कम्युनल वायलेंस है। कम्युनल वायलेंस क्या होता है? जब अलग अलग धर्मों को मानने वाले, अलग अलग संप्रदाय के लोग लड़ना शुरू कर देते हैं ना, उसे कम्युनल वायलेंस कहते हैं। अब कम्युनल वायलेंस का जो सबसे ज़्यादा ऐसे कह सकते हैं ना, हर जगह हुई, लेकिन कुछ स्पेसिफिक मोमेंट होते हैं जो माइलस्टोन का काम करते हैं। ऐसे ही एक था डायरेक्ट एक्शन डे, जिसको जिन्ना ने मोहम्मद अली जिन्ना ने कॉल किया। ठीक है, कॉल किया मतलब लोगों को कहा कि दे कैन टेक सम डायरेक्ट एक्शन सो दैट दे कैन एक्वायर अ डिफरेंट टेरिटरी फ्रॉम इंडिया विच इज़ नोन एज पाकिस्तान। ठीक है, 16 अगस्त तो 1946 में हर जगह पे दंगे हुए, लगभग हर जगह पे दंगे हुए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा किलिंग्स हुई वो कहाँ पर हुई? कोलकाता में हुई। ठीक है, इसे ग्रेट कोलकाता किलिंग भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ कि जहाँ पे जिन लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा थी वो डोमिनेंट थे, और जिन लोगों की संख्या कम थी उनकी ज़्यादा हत्याएं हुई। ठीक है, जहाँ पे जैसे हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे मुस्लिम्स के साथ वायलेंस हुआ, जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी वहाँ हिंदूज़ के साथ वायलेंस ज़्यादा हो। ठीक है, ये कुछ उसकी ऑलमोस्ट स्टैटिकल डाटा है कि 4,000 से ज़्यादा लोग मारे गए ऑफिशियल अकाउंट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसे एथनिक क्लिनजिंग भी कहते हैं। एथनिक क्लिनजिंग क्या है? कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट करना, उसके कल्चर से जुड़ी हर चीज़ों को मिटा देना, और जैसे उनकी जो भी पर्टिकुलर बुक होगी आप उसे मिटा दें। ठीक है, उसे जला दें, गायब कर दें, जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड उन्हें अबॉलिश कर दें और उन्हें मार दें। इसे एथनिक क्लिनजिंग कहते हैं। इसके बाद 3 जून प्लान, माउंटबेटन प्लान और पार्टीशन प्लान। ठीक है, ये दोनों माउंटबेटन ने 3 जून को ये प्लान प्रेजेंट किया। मोहम्मद अली जिन्ना के बाद सबसे पहले इस प्लान को अप्रूवल सरदार पटेल ने दिया, और उसके बाद उन्होंने ये नेहरू को कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा कि आप इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करें। ठीक है, इस प्रपोजल के अगेंस्ट में सबसे पहला कोई व्यक्ति था तो कौन थे? महात्मा गांधी थे। ठीक है, उसके बाद जो पटेल थे उन्होंने पार्टीशन काउंसिल में पार्टिसिपेट किया एज अ रिप्रेजेंटेटिव, और ये डिसाइड किया कि कितने पब्लिक एसेट इंडिया को मिलेंगे, कितने पाकिस्तान को मिलेंगे। ठीक है, उस टाइम तक हर संप्रदाय और समूह का एक पर्टिकुलर एक नेता था। ठीक है, जिसमें पार्टीशन प्लान में नेहरू और अब्दुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के बिहाफ से शामिल हुए पार्टीशन काउंसिल में, जिन्होंने मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट किया। BR अम्बेडकर ने जो दलित कम्युनिटी थी, अनटचेबल कम्युनिटी थी, उससे रिप्रेजेंट किया।
तारा सिंह जो थे उन्होंने सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया। इसके बाद सब लोगों ने मतलब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे और डिसाइड किया कि क्या क्या पाकिस्तान को मिलना है, क्या क्या इंडिया को मिलना है। उसके बाद रेड क्लिफ लाइन क्या है? रेड क्लिफ लाइन जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बॉर्डर है उसे हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, ठीक है। उसका नाम रेड क्लिफ लाइन है क्योंकि जो डिवीज़न किया गया था, जिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने उस डिवीज़न को किया था, उनका नाम रेड क्लिफ था। उन्हीं के नाम पे रेड क्लिफ लाइन इस पार्टीशन का नाम रखा गया, ठीक है। कैसे डिवाइड हुआ ये? ईस्ट पाकिस्तान, जिसको आज हम बांग्लादेश बोलते हैं, और वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है। ये दो पाकिस्तान को ये दो हिस्से मिले। ईस्ट पाकिस्तान बाद में अलग हो गया था पाकिस्तान से, ठीक है, जिसमें इंडो पाक वॉर हुआ। उसके बाद जो ईस्ट पाकिस्तान था वो अलग हो गया और बाद में क्या कहलाया? बांग्लादेश कहलाया, ठीक है। फिर 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को फाइनलाइज कर दिया और पास कर दिया, ठीक है। इसका जो सबसे बड़ा इफ़ेक्ट कह सकते हैं, ये सब हो रहा था, उसके बाद जब ये अप्रूव हो गया, इसका सबसे बड़ा इफ़ेक्ट था कि मैसिव पॉपुलेशन एक्सचेंज हुआ, ठीक है। मतलब इंडिया से बहुत सारे लोग पाकिस्तान में रहने गए, पाकिस्तान से बहुत सारे लोग इंडिया में रहने आए, और इसमें कह सकते हैं ना, जो कम्युनल वायलेंस था, पंजाब और बंगाल जो थे वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए इससे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा किलिंग्स हुई। अब ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस थे पार्टीशन के जो देखने को मिले, इसको हम बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट्स को समझते हैं। पहला कम्युनल वायलेंस हुआ। कम्युनल वायलेंस को अभी मैंने बताया था कि जब दो अलग अलग धर्म या संप्रदाय के लोग आपस में लड़ने लगते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, तो वो क्या एक्चुअली कम्युनल वायलेंस है, ठीक है। तो पार्टीशन प्लान के अप्रूवल के बाद भारत के बहुत सारे हिस्सों में कम्युनल वायलेंस देखा गया, स्पेशली पंजाब और बंगाल, ठीक है। दूसरा, केस ऑफ मिसिंग पीपल। अब जब पार्टीशन के टाइम कुछ लोग यहाँ से वहाँ जा रहे थे, वहाँ से यहाँ आ रहे थे, बहुत सारे लोग मर चुके थे, ठीक है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि उनके फैमिली मेम्बर किस पार्ट में चले गए और वो किस इंडिया के किस रीजन में रह रहे हैं, कुछ क्लियरेंस नहीं था, ठीक है। उसके बाद जो लाखों लोग माइग्रेट हुए, जो इंडिया से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से इंडिया आए, अपनी प्रॉपर्टी, अपना घर छोड़कर। अब वो लोग कैसे थे? होमलेस थे। अब उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो वो लोग क्या बन गए? शरणार्थी, रेफ्यूजीज़। उसके बाद रिहैबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजीज़। अब जो रेफ्यूजीज़ थे उनको बसाना दोनों गवर्नमेंट्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, ठीक है। और रिहैबिलिटेशन ऑफ वुमेंस। अब रिहैबिलिटेशन ऑफ वुमेंस को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब कम्युनल वायलेंस हुआ तो ऐसा कह सकते हो कि कभी भी कहीं पे भी वॉर होगी या वायलेंस होगा, तो सिर्फ दो अलग अलग कम्युनिटी के जो मेल मेंबर्स हैं वो नहीं लड़ते हैं। इनके कॉन्सिक्वेंसेस जो सबसे ज़्यादा भुगतती हैं वो फीमेल्स और बच्चे होते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे जो वुमेंस थी, दे वर गॉट एब्डक्टेड, रेप्ड एंड किल्ड, ठीक है। दोनों गवर्नमेंट के बीच में ये बात हुई कि जितने भी वुमेंस को आइडेंटिफाई किया जाएगा पाकिस्तान में या इंडिया में, उन्हें पार्टीशन प्लान के अप्रूवल के बाद भी जब पार्टीशन हो जाएगा तो भी उन्हें, जो लोग जाने के इच्छुक होंगे, उन्हें भेज दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन लोगों को, जो रेफ्यूजीज़ थे, उनका रीसेटलमेंट, ठीक है, पुनर्स्थापन जो था वो करना बहुत बड़ा चैलेंज था। तो 1947 से 51 तक ये शुरू हुआ। तो अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 1951, 2% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन वर रेफ्यूजीज, 1.3% फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान एंड 0.7% फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान। दिल्ली रिसीव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रेफ्यूजीज़ फॉर अ सिंगल सिटी, ठीक है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा लोग जो रेफ्यूजीज़ थे वो रहने लग गए, ठीक है। दिल्ली की पॉपुलेशन पार्टीशन के पहले 1 मिलियन थी, पार्टीशन के बाद प्लस 1 मिलियन और हो गई, मतलब 2 मिलियन लोग, 1 मिलियन रेफ्यूजीज़ वर देयर।
The refugees were housed in various historical and military locations such as Purana Killa, Red Fort, military barracks in Kingsway Camp. The latter became the site of one of the largest refugee camps in northern India, with more than 35,000 refugees at any given time beside Kurukshetra and पानीपत. ठीक है, जो भी पहले कहा कि दिल्ली सबसे बड़ी रेफ्यूजी साइट बन चुकी थी. उसके बाद गवर्नमेंट ने परमानेंट हाउसिंग सिस्टम स्टार्ट किया. परमानेंट हाउसिंग सिस्टम में क्या था कि घर बना के लोगों को देना था. ठीक है, ये जो घर बनाए गए सबसे ज़्यादा कौन कौन से एरिया में थे दिल्ली के? राजेंद्र नगर हो गया, निज़ामुद्दीन हो गया, ईस्ट पंजाब बाग हो गया, रहगरपुरा, जंगपुरा, किंग्सवे कैंप, लाजपत नगर. ठीक है, ये सारी जगह पे हाउसिंग परमानेंट हाउसिंग स्कीम को अप्लाई किया गया और यहाँ बहुत सारे घर बनाए गए जो किनको दिए गए? रेफ्यूजीज़ को दिए गए. अब सिर्फ दिल्ली में नहीं, लोग अलग अलग रीजन्स में भी गए थे. ठीक है, जैसे मैनी सिख एंड हिंदू पंजाबीज केम फ्रॉम वेस्ट पंजाब एंड सेटल्ड इन ईस्ट पंजाब. ठीक है, ईस्ट पंजाब में क्या? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश हो गया, दिल्ली हो गया. ठीक है, हिंदू फ्ली फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान, जो बांग्लादेश से लोग आ रहे थे, अक्रॉस ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, भी ईस्टर्न इंडिया में जाके बस गए. ठीक है, उसके बाद वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, और ये सारी वो जगह थी जहाँ पे रेफ्यूजीज़ ने रहना शुरू किया. ठीक है, उसके बाद जो सिंधी हिंदूज़ थे वो गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में बस गए. उस पे से कुछ मध्य प्रदेश में रहने आए. एक नई टाउनशिप जो थी सिंधी हिंदू रेफ्यूजीज़ के लिए महाराष्ट्र में स्टार्ट की गई. और जो इंडिया के पहले गवर्नर जनरल थे, पार्टीशन के बाद पहले इंडियन गवर्नर जनरल थे राजगोपालाचारी, उन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी जिसका नाम उल्लासनगर रखा उन्होंने. ठीक है, सेंट्रल मुंबई में सिख और पंजाबी हिंदूज़ के लिए एक कोलीवाड़ा रीजन में गुरु तेग बहादुर नगर इस्टेब्लिश किया गया. और पार्टीशन का इशू अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है. ठीक है, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो इस्लामिक स्टेट घोषित कर दिया गया. अब उस वक्त जो हिंदू पाकिस्तान में गए थे, दे आर फोर्स टू गेट कन्वर्टेड, ऐसा स्टैटिकल डाटास बताते हैं. उनमें से कुछ लोग अभी भी भाग कर इंडिया आते हैं. इंडिया से कुछ मुस्लिम्स पाकिस्तान में जाते हैं. अब वो ये रेफ्यूजी इशू अभी तक एक्चुअली ख़त्म नहीं हुआ है. ठीक है, कल हम लोग प्रिंसली स्टेट्स को देखेंगे कि प्रिंसली स्टेट्स में कौन कौन से प्रिंसली स्टेट्स थे जिन्होंने इंडिया में आना अप्रूव किया, किसने नहीं किया, और क्या क्या इश्यूज प्रिंसली स्टेट्स के साथ इंडियन गवर्नमेंट को फेस करने पड़े. अंटिल देन पार्टीशन को आप लोग अच्छे से पढ़ें और पार्टीशन को समझने की कोशिश करें. थैंक यू.